आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 9 विज्ञान से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम ये 6 चीजें बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। पहला गलनांक है, क्वथनांक है, ऊर्ध्वपातन है, हिमीकरण है, सघनन है, वाष्पीकरण है। इन 6 के बारे में कॉन्सेप्ट के साथ पूरा समझाएंगे आपके लिए। और इसमें 9th के वीडियो, 10th के वीडियो, विज्ञान और गणित के तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में। अगर आपने फर्स्ट ईयर इंटर में यानी कक्षा 11 में अगर गणित ली है तो गणित के वीडियो आपको इंटर तक इसी चैनल पे मिलेंगे आपके लिए। और धीरे धीरे हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के भी आपको आगे लेक्चर मिल जाएं। फिलहाल इस समय आपके 9th और 10th के इंग्लिश के लेक्चर भी हैं, विज्ञान के भी हैं और गणित के भी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर बाद में पढ़ सकते हैं। नए हैं आप चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और ऐसी वीडियो प्राप्त होते जाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं ये वाला वीडियो और बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे। देखिए, पहली चीज है यहाँ पर हमारे गलनांक। गलनांक क्या होता है कि कौन चीज गलेगी? ठोस चीज गलेगी और द्रव में बदल जाएगी। तो जो तापमान बनेगा, जिस तापमान पर ठोस वस्तु पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसी तापमान को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं, देखिए पूरी परिभाषा के साथ में कि जिस तापमान पर, यानी एक ऐसा तापमान आएगा जिस तापमान पर ठोस पिघल कर किसमें बदल जाता है? द्रव बनता है या द्रव अवस्था में बदल जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि ठोस अवस्था जब द्रव अवस्था में बदल जाती है तो जिस ताप पर बदलती है उस ताप को गलनांक कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 सेंटीग्रेड, जैसी 0 सेंटीग्रेड से आगे बढ़ेगा वैसे ही क्या होगी? बर्फ पिघलना चालू हो जाएगी। और 0 से कम होगी तो पानी जो है वो द्रवस्था जो है वो ठोस अवस्था में बदल जाएगी। इतना याद रखना है हमारी। आधा केल्विन बोलते हैं, 273.616 केल्विन, इसे बोलेंगे केल्विन है। क्यों? केल्विन जो है वो हमारा ऐसा ही मात्रक है। ठीक, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने को ही क्या कहते हैं? संलग्न भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तन होना है, ठोस का द्रव में बदलना संलग्न भी कहते हैं। यानी गलनांक तो है ही है उसका तापमान, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संलग्न कहते हैं। तो याद रखना, 0 सेंटीग्रेड पर तापमान पर क्या होती है? बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। उससे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और 0 से कम डिग्री टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगी? वो बर्फ अवस्था में बदल जाएगी। क्लियर हो गया होगा? अब बढ़ते हैं, देखिए आगे। देखिए यहाँ पर कि किसी ठोस का गलनांक, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी ठोस अवस्था है तो उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण बल ज्यादा होगा। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तभी वो ठोस अवस्था में। उन आकर्षण बल को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, मतलब कम करते जाएं आकर्षण बल को, तो वो अवस्था जो है वो ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाएगी। ठीक है, यह याद रखना है। देखो कैसे, अब कोई ठोस अवस्था है तो इसके जो आकर्षण बल के कण होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे इस तरह से, तभी ये ठोस अवस्था में है। अब जब इसे द्रव अवस्था में बदलना पड़ेगा हमारे लिए, तो ये जो कण पास पास हैं इस समय, ये क्या होंगे? ये कण, ये तो ठोस में है। जब इसे हम ताप करेंगे, तापमान करेंगे, गर्म करेंगे इसके लिए, बर्फ के लिए मान लीजिए, तो ये द्रव में जब बदलेगा तो द्रव में इसके कण क्या होंगे? थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। ये द्रव हो गया। ठीक, अगर इसे और गर्म करें, यानी खौलाएं, 100 डिग्री टेम्परेचर पे खौलाएं, तो ये बन जाएगी हमारी भाप। क्या बन जाएगी? भाप। और भाप के अणु जो होंगे और दूर दूर हो जाएंगे, तो ये भाप हो जाएगी। तापमान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से भाप अवस्था में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, जिस तापमान पर वो ठोस से द्रव में बदली है। आगे देखते हैं, देखो ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक। अंतरराष्ट्रीय मतलब ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या है? केल्विन है। इतना भी हमें याद रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है ताप का वो क्या है? केल्विन है। ठीक है, 0 सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन। इतना भी हमें याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? 273 केल्विन पाया जाता है। अब सेल्सियस बढ़ता जाएगा, केल्विन में इधर जोड़ते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आ जाए 10 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? तो कुछ नहीं करना है, 273 के और प्लस में 10 और जोड़ दीजिए, तो 10 और जुड़ गया। ये के तो कितने हो गए हमारे पास में? 273, और 10 कितने हो गए हमारे पास में? क्या नाम? 283। ये 283 केल्विन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इतना हमें क्या करना है? याद रखना है। कभी भी सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो जो भी चीज दे रखी है उसमें हम 273 जोड़ देंगे तो ये पूरा जो है केल्विन में हमें प्राप्त हो जाएगा। इतना हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं, देखो आगे क्या चीज है। अब हमारा क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? मतलब खौलना। अब खौलेगा तो क्या बनेगा? भाप बनेगा। यानी जब द्रव अवस्था वाली चीज जो है द्रव अवस्था से
भाप अवस्था में गैसीय अवस्था में बदलती है तो उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब जब उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब कण बहुत तेजी से गति करते हैं। यानी कण क्या होंगे, गति से तेजी करेंगे, उनका आकर्षण बल क्या होगा, धीरे धीरे आगे दूर होता जाएगा, आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। एक निश्चित तापमान यानी एक ऐसा तापमान आएगा पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाती है। स्वतंत्र हो जाने का मतलब उड़ने लगती हैं, भाप बन के स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव किसमें, गैस में बदलना प्रारंभ हो जाता है। मतलब इस तापमान पर जो द्रव अवस्था है वो कायम बदल लगती है, गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाता है। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। यानी जो क्रिया हो रही है इसे तो हम केवल क्वथन कहेंगे, जो क्रिया हो रही है। और तथा वायुमंडलीय दाब पर यह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यानी जब द्रव जो है वो क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा, तो उसको क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ याद रखना, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग का मतलब क्वथनांक यानी खौलने लगना कहते हैं। जल के लिए यह तापमान कितना होता है, 373 केल्विन होता है, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर। देखो 100 डिग्री टेम्परेचर का मतलब 273 में देखो 100 जोड़ दिया, तो 273 में जब हम 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जितना सेल्सियस होगा उसमें हम 273 जोड़ देंगे तो हमारा सीधे जो है वो सेल्सियस किस बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। जैसे हमने 10 सेल्सियस था उसमें 273 जोड़ा तो 284 हो गया, 283 हो गया, क्या केल्विन हो गया। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है, जल का जो है वो क्वथनांक है, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट है। अब बढ़ते हैं देखो आगे की ओर। यहाँ देखिए, अब आते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ठोस अवस्था में वस्तु है वो द्रव में ना बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, यानी ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण है हमारा नौसादर यानी कपूर। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं देखो आगे। यहाँ पढ़ते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से, ध्यान दीजिएगा, तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव, तेजी से जब हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे किसमें बदल जाते हैं, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये याद रखना कि ऐसा ठोस पदार्थ जिसे हम तीव्रता से गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वो द्रव अवस्था में ना बदल के सीधे वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, देखिए आगे। यहाँ उदाहरण है इसका कि नौसादर। नौसादर का मतलब अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन, ठीक है, कपूर तेजी से गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड हो, ठीक है, आयोडीन हो या कपूर हो, इन्हें तेजी से गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में ना बदल के सीधे जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं, अर्थात इनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। वाष्पों को ठंडा करने पर इन्हें पुनः ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अब मान लो ये गैसीय अवस्था में बदल गए तो बाद में इन्हें ठंडा करेंगे अगर हम, तो ये सीधे डायरेक्ट जो है वो ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, द्रव अवस्था में इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वाष्पों को ठंडा करने पर प्राप्त ठोस को ऊर्ध्वापाजद, जत है देखो, ऊर्ध्वापातज, ऊर्ध्वापातज कहते हैं। अगर उसे ठंडा कर दें तो उसको ऊर्ध्वापाजद कहते हैं, और वैसे अगर हम ठोस अवस्था सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बढ़ते हैं, देखिए आगे, याद रखिएगा कि क्या, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और आपका क्या नाम है, आयोडीन, और आपके लिए क्या नाम है, कपूर, कपूर, ये तीन चीजें जो है वो सीधे ऊर्ध्वपातन होती है। ठीक है, बढ़ते हैं देखो आगे की ओर। अब आ गया हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जिसको ठोस कर दें। अब ठोस कौन होगा, द्रव अवस्था। जब द्रव अवस्था से जिस ताप पर किसमें बदलना है, ठोस अवस्था में बदलते हैं, उसी को हिमीकरण कहते हैं। देखो अब यहाँ पढ़ते हैं, यदि किसी द्रव का ताप घटाया जाता है, ताप घटाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या जाती है, घटने लगती है। और गतिज ऊर्जा घटेगी तो उनका आकर्षण बल बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा घटने लगती है तथा एक निश्चित ताप पर उसके नीचे इन कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, प्रबल। प्रबल का मतलब बहुत ज्यादा, अंतर आणविक बल जो है वो बहुत अधिक लगता है, यानी वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, होने लगता है। अंततः द्रव किसमें बदल जाते हैं, ठोस अवस्था में। द्रव से सीधे किसमें, ठोस में परिवर्तित होने लगता है।
द्रव के ठोस से परिवर्तित होने की प्रक्रिया या ठोस मतलब में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं, यानी फ्रीजिंग कहते हैं। याद रखना कि जब कोई द्रवावस्था वाली चीज जिस तापमान पर ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, यह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे कहते हैं हिमांक। ऐसा ताप जिस पर जो है वो द्रव अवस्था जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उस ताप को हिमांक कहलाता है, हिमांक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। अगला सघनन। सघनन का मतलब होता है कि जब गैसीय अवस्था में कोई वस्तु है तो वो गैसीय अवस्था से किसमें बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सघनन कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको कि गैस या वाष्प, गैसीय वाष्प एक ही चीज है, भाप जिसे बोलते हैं, का ताप कम करने पर वाष्प वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाती है, यानी वाष्प सीधे किस में बदलेगी, द्रव में बदल जाती है। अर्थात पदार्थ का ताप कम करने पर यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। विपरीत दिशा का मतलब कि जो वाष्प थी या की भाप थी या गैस थी वो किस में बदल रही, द्रव अवस्था में बदल जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, सघनन कहते हैं। यह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से किसमें बदल रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं या जाता है, सघनन। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, सघनन के बाद द्रवीकरण। द्रवीकरण का मतलब होता है द्रव में बदलना, द्रवीकरण कहलाता है, तो इसे कहते हैं सघनन। यानी कि वाष्प किस में बदल जा रही है, द्रव में बदल जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सघनन कहते हैं या द्रवीकरण कहते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए आगे। यहाँ पर हमारा वाष्पीकरण, और ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है आज का। इसमें 2 पीडीएफ है, एक ये इसके आगे वाली समझाते हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको और कौन से वीडियो में समस्या मतलब किस टॉपिक में समस्या होती है आप वो टॉपिक लिख सकते हैं। अगर पहले से बना हुआ होगा तो हम आपको लिंक भेज देंगे, और नहीं बना होगा तो हम आपकी कोशिश करेंगे कि नया वीडियो बना दें आपके लिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं। यहाँ पर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, देखो हमने हाथ धोए और ना पोछे ऐसे रख दें तो थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारे हाथ अपने आप सूख जाते हैं, कपड़े छत पर अपने आप सूख जाते हैं। अगर हम किसी प्लेट में थोड़ा सा पानी रखें और छत पे इस समय गर्मी भी हो रही तो छत पे अगर रख दें तो देखेंगे शाम तक वो पानी उड़ गया। वो कहाँ उड़ गया, इसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण। चलिए शुरू करते हैं प्रक्रिया। जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है, यानी वायु में खुला अपने आप रख दिया जाता है, तो वह धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन होने लगता है। यानी वायुमंडल में अपने आप चली जाती है, यानी वो द्रव जो था वो कायम चला गया, वायुमंडल में चला गया वाष्प बनकर। उदाहरण के लिए जब थोड़े से जल को एक प्लेट में रखकर वायु में रख दिया जाता है तो वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब भीगे हुए कपड़े हवा में फैला दिए जाते हैं तो कुछ समय बाद वे सूख जाते हैं। प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। यानी धीरे धीरे अपने आप द्रव जो है वो किस में बदल जाता है, वाष्प बदल के उड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं वाष्पन। क्लियर हो गया, इसको क्या कहते हैं, हम वाष्पन कहते हैं। देखिए इसके बाद लास्ट है, यहां ध्यान दीजिएगा कि वाष्पन की गति निम्न अवस्थाओं में अधिक हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे या हवा बढ़ाएंगे या क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि वाष्पन की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाएगी। पहला काम देखिए, अगर द्रव का ताप बढ़ा दें, अगर हम गर्मी ज्यादा हो जाए तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, प्लेट में रखा पानी जल्दी सूख जाएगा, तो ये ताप बढ़ाने पर हो गया। दूसरा क्या काम है, द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक करने पर। अब क्या है, देखो एक गिलास में थोड़ा सा पानी रखो, एक प्लेट में रखो, एक जमीन पे डाल दो, तो जमीन पे डाल देंगे क्षेत्रफल बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो उसमें पानी जो है जल्दी से सूख जाता है। वाइपर लगा देते हैं, पानी तो जल्दी से सूख जाता है। तो याद रखना क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वायु का प्रवाह तेज होने पर, अगर हम वायु हल्की बह रही हो यानी धीरे धीरे चल रही हो तो कपड़े थोड़ी देर में सूखेंगे, लेकिन तेज अगर वायु चल रही हो तो उससे कपड़े और जल्दी सूख जाते हैं। तो 3 कंडीशन याद रखेंगे, यदि तापमान बढ़ जाए तो वाष्पीकरण बढ़ जाती है प्रक्रिया, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए तो उसकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, या वायु का प्रवाह तेज हो जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो और जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपने अनुसार रीड कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।